नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को क्या गुरुमंत्र दिए, इस पर बात करेंगे। आंतरिक सुरक्षा के मामले में देश ने दर्ज की बड़ी सफलता, झारखंड के बूढ़ा पहाड़ का नक्सल मुक्त होना कितनी बड़ी कामयाबी, इस पर भी बात होगी। वहीं चुनावी घोषणा के साथ ही फ्रीबी की बहार आ गई है। क्या होगा इसका असर, क्या है इसके मायने, इस पर भी चर्चा करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने लगाई पाठशाला। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम ने छात्रों को दिए तनाव से मुक्त होने के टिप्स। शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी किया संवाद। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में अहम बैठक आज। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बाद जारी हो सकती है प्रत्याशियों की सूची। आंतरिक सुरक्षा के मामले में देश ने दर्ज की बड़ी कामयाबी। लाल गलियारे के आतंक पर लगातार कसी जा रही है नकेल। 30 साल बाद किसी मुख्यमंत्री का बूढ़ा पहाड़ का आज पहला दौरा। झारखंड में सक्रिय नक्सलियों ने इसे बना रखा था सुरक्षित ट्रेनिंग कैंप। चुनाव घोषणा के साथ ही फ्री बी की बहार। मेघालय में टीएमसी ने वोटर्स को 3 लाख नौकरियों सहित महिलाओं को 2000 के भत्ते दिए जाने का किया वादा। छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव से पहले हर नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का किया वादा। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने दिया था फ्री बिजली और 2000 के भत्ते का लॉलीपॉप। और रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने के सरकार के फैसले का किया स्वागत। फेडरेशन के मुताबिक सरकार के इस फैसले से गेहूं और आटे के मूल्य में 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक की आ सकती है कमी। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा की, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों के गुरु के तौर पर नजर आए। उन्होंने छात्रों को गुरु मंत्र दिए। प्रधानमंत्री की यह पाठशाला चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण का दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आज आयोजन किया गया। यह परीक्षा पे चर्चा का 6ठा संस्करण था, जहां प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ संवाद कायम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा, बच्चों को दिए सफलता के मंत्र। संवाद से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण से संबंधित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों को सलाह दी कि वे अपने सामर्थ्य को पहचानें और परीक्षा के तनाव को हावी न होने दें। प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेरणा दी कि वे किसी भी तरह की नकल से बचें। नकल से एक परीक्षा पास की जा सकती है, जीवन की परीक्षा नहीं। पीएम ने कहा कि 1 या 2 परीक्षा पास करने से जिंदगी नहीं बन सकती है, क्योंकि आज हर कदम पर परीक्षा होती है। पीएम ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे यह परीक्षा देने में आनंद आता है। पीएम ने कहा कि जीवन में हमें समय के प्रबंधन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। समय के प्रबंधन का विशेष महत्व बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस बार परीक्षा पे चर्चा के लिए 38,80,000 से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले साल के मुकाबले इस बार चर्चा के लिए 2 गुने से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। पीएम ने 2018 में पहली बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया था और ये परंपरा उसके बाद से जारी है। परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री आगामी बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव और अन्य मुद्दों से संबंधित सवालों के जवाब भी देते हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज गुरु मंत्र दिए छात्रों को, और किस तरह से ये गुरु मंत्र है, किस
इंटरैक्शन रहा, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। परीक्षा पर चर्चा के दौरान छात्रों को गुरुमंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत होती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को सलाह दी कि वे किसी भी तरह की नकल से बचें। नकल से एक परीक्षा पास की जा सकती है, जीवन की परीक्षा नहीं। How to eliminate cheating or copying activities of the students during examination? Kindly guide me on this. जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं न कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही। और इसलिए ये वातावरण हमको बनाना होगा कि एक आध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। एग्जामें तो आती हैं जाती हैं, हमें जिंदगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आप तो जानते हैं, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, हर रेलवे स्टेशन पे पटरी जहां होती है ना, वहां ब्रिज होता है, तुम लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं। इसलिए कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत, आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो अपने पर फोकस रखिए, उससे अच्छा परिणाम मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों का सोशल स्टेटस की वजह से बच्चों पर दबाव डालना खतरनाक होता है। My question to you, sir, is how do I deal with my family disappointment if my results are not good? मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या करना वो मैं पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों की बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने छात्रों को सलाह दी कि अपने समय का प्रबंधन बेहद जरूरी है। पीएम ने काम को टालने के बजाय उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का संकल्प तनाव मुक्त होने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। तो सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट नहीं है। प्रधानमंत्री ने कई सारे गुरुमंत्र दिए। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने विस्तार से कहा, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ जुड़ रहे हैं। निशांत, किस तरह से रही प्रधानमंत्री मोदी सर की क्लास आज छात्रों के लिए, किस तरह से उसका वर्णन करेंगे आप, और सबसे खास बात किस तरह से ये जो छठा संस्करण था वो विशेष रहा? जी निखिल, देखिए ये छठा संस्करण कई मायनों में विशेष था,
क्योंकि इस बार काफ़ी रिकॉर्ड संख्या में बच्चों ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। करीब 39 लाख बच्चों ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया था, जो पिछले बार के मुकाबले करीब 2.5 गुना अधिक था। पिछले बार जहां 15,73,000 के आसपास छात्रों का ही रजिस्ट्रेशन था, इस बार करीब 39 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि ये कार्यक्रम 2018 के बाद से साल दर साल कितना अधिक पॉपुलर होता गया है। और पहली बार ये तालकटोरा स्टेडियम में ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली के बाहर के भी बच्चे यहाँ पर, जो दूर दराज के गांव के बच्चे, वो भी यहाँ पर शामिल हुए। वो भी जो अलग अलग राज्यों के शिक्षा बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को सुना। तो ऐसा भी पहली बार हुआ कि ये बच्चे आए थे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने तमाम सवालों के जवाब दिए। आपको ये बता दूं कि करीब 20 लाख प्रश्न आए थे इस बार परीक्षा पे चर्चा के लिए। माईगॉव प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री को भेजे गए थे 20 लाख प्रश्न, जिसमें से अलग अलग टॉपिक जिनका जवाब प्रधानमंत्री ने भी दिया। जैसे फैमिली का जो प्रेशर होता है उसको कैसे उससे दूर कैसे रहा जाए, फैमिली का प्रेशर होता है, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को कैसे अच्छी तरह से निपटा जाए, करियर में उन्हें आगे क्या करना चाहिए। चाहे एक बच्चे ने ये भी सवाल पूछा कि कैसे जो अनुचित तरीके होते हैं, अनफेयर मीन्स जो कि परीक्षा में कदाचार अपनाए जाते हैं, उनसे उनको कैसे रोका जा सकता है और कैसे फिट रहा जा सकता है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो तमाम ऐसे विषयों पर प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिए, अपने इन सवालों के जवाब दिए। और आप देख सकते हैं ये वही बच्चे हैं जो कि तालकटोरा स्टेडियम में करीब 2,500 बच्चे यहाँ पर स्टेडियम के अंदर थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को सुना। तो प्रधानमंत्री की बातों से उनको क्या प्रेरणा मिली, क्या मोटिवेशन मिला, वो ये बच्चे बता पाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि इन्होंने आमने सामने प्रधानमंत्री को सुना है। तो आप ये बताइए, प्रधानमंत्री हमेशा परीक्षा पे चर्चा में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो आज जब आप लोगों ने सुना प्रधानमंत्री को, तो कौन सी बातें उनकी अच्छी लगी आपको? सबसे पहले जो उन्होंने शॉर्टकट वाली बात बताई थी कि समटाइम्स शॉर्टकट कट्स यू शॉर्ट, तो वो बात उनकी बहुत अच्छी थी। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं कि शॉर्टकट, हम जो सोचते हैं कि शॉर्टकट से काम जल्दी हो जाए, बट लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में हम अपने आप का ही नुकसान करते जा रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाते हैं शॉर्टकट के चक्कर में। और जो आपने भी अनफेयर मीन्स वाली बात बताई थी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि अभी जो बच्चा है वो चीटिंग करके अंक तो ले आएगा, लेकिन इसमें नुकसान उसी का ही है, क्योंकि वह अभी तो अंक ले आएगा, लेकिन उसको जब वह बाद में ये चीज़ रियलाइज़ करेगा, उसे बाद में इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी। जी बिल्कुल, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा बच्चों गैजेट्स को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने कुछ सलाह दी है छात्रों को। सबसे अच्छा जो मुझे उन्होंने जो बताया उसमें ये लगा कि आप कैसे सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं और वीक में अपने आप को एक दिन के लिए आप फास्ट रख सकते हैं कि हाँ, इस दिन हम सोशल मीडिया का या किसी गैजेट का यूज़ नहीं करेंगे। एक तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने बताया कि आप जैसे कुछ बच्चे चीटिंग वगैरह करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो आप लोगों को उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप लोग अपनी मतलब कि लाइफ में जाके आगे कामयाब हो सकते हो। लेकिन वो ज़्यादा कितने एग्ज़ाम में 2-3 एग्ज़ाम में चीटिंग कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे इतना, कितने एग्ज़ाम में कर सकते हो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनके। तो गैजेट्स आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, आप गैजेट से ज़्यादा स्मार्ट हो, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा। निखिल, आपका कोई सवाल था? जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। श्रीमान प्रधानमंत्री जी की तरफ से निकला हुआ हर एक शब्द हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। उन्होंने जो भी कहा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ परीक्षा या फिर विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे आगे आने वाले जीवन में भी बहुत कारगर होंगे। जैसे एक व्यक्ति को पता होना कि वो कितने पानी में है, बहुत ज़रूरी है। वरना उनका एक डायलॉग उन्होंने बोला, वो मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कि कुछ बिलो एवरेज होते हैं जो अपने आप को 30 मार कहाँ समझते हैं, लेकिन वो आगे जीवन में ऐसे ठोकर खाते हैं, फिर वो उठने में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह से, और दूसरी बात मैंने जानी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड कर अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं। और इसी तरह से उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई जिन्हें मैं अप्लाई करूँ। तो डिजिटल फास्टिंग करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन आप रखें, गैजेट से दूरी बना के रखें, ऐसा एरिया तय करें जहाँ पे गैजेट्स का कोई, टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग ना हो, वहाँ पर ऐसा एरिया तय करना। जी,
और हमारे माता पिता द्वारा कही हुई हर बात गलत नहीं होती, लेकिन कई बार माता पिता भी कुछ गलत करते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे कि उन्हें हर बात में ना टोकें, कुछ ध्यान दे, कुछ प्यार से समझाए तो समझ जाएंगे। और पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। जी निशांत जी, तो देखिए निखिल, किस तरह बच्चों ने प्रधानमंत्री की बातों को सकारात्मक तरीके से लिया है कि जो प्रधानमंत्री की बातें केवल परीक्षा तक ही नहीं, आने वाले जीवन की जो चुनौतियां हैं उनसे भी बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेंगी। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री जैसा शीर्ष पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर बच्चों को इस तरह से मंत्र देता है तो बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और ये भी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री देश के विश्व के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है जो कि बच्चों के लिए भी समय निकालते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, परीक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर करना चाहिए, तनाव को कैसे दूर करना चाहिए, तमाम अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आपने देखा कि कैसे 2 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम रहे, बच्चों के तमाम सवालों के जवाब दिए। सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो जब 2018 में जी सबसे अच्छी बात ये रही है निशांत की बच्चों ने उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और बहुत आसान शब्दों में, सरल भाषा में बच्चों को बच्चों की तरह समझाते हुए जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने ये बात अपनी रखी है वो काबिले तारीफ है। और सबसे खास बात है कि बच्चों ने उसको समझा है। हालांकि उसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम बड़ों को भी समझना चाहिए। जो सोशल मीडिया और गैजेट से फास्टिंग वाली जो बात है, शायद वो हम सब के लिए भी लागू हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ में जो बच्चे थे उन सभी का हमारे साथ संवाद स्थापित करने के लिए। और निश्चित तौर पर तो ये जो परीक्षा पे चर्चा है, प्रधानमंत्री का छठा संस्करण रहा ये बच्चों से बातचीत करने का, वो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है उसको डिफ्यूज करने के लिए, जो परीक्षा का जो तनाव रहता है उनको दूर करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो है अब इसके विविध आयाम हो गए। और सबसे खास बात है कि इसमें जो शिक्षक हैं और अभिभावक हैं वो भी इसमें एक पार्ट हो रहे हैं, वो भी इसमें जुड़ रहे हैं, वो भी इसके एक स्टेक होल्डर हैं। और किस तरह से बच्चों को डील किया जाए, किस तरह से बच्चे परीक्षाओं से पहले जो उनके ऊपर तनाव रहता है, जो दबाव रहता है, उसको कैसे वो डील करें, ये बेहद जरूरी है। और अब बात करेंगे नक्सल आतंक से मुक्त बूढ़ा पहाड़। किस तरह से जो लाल आतंक का जो दायरा है वो सिमट रहा है लगातार, किस तरह से आंतरिक सुरक्षा पे जो हमारे जो फोर्सेस हैं, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ हो या जो दूसरी फोर्सेस हैं, वो किस तरह से लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, ये देखा जा सकता है। किस तरह से जो लाल गलियारे का आतंक है वो सिमट रहा है। और झारखंड का बूढ़ा पहाड़ की कहानी आज हम बताएंगे कि झारखंड का बूढ़ा पहाड़ किस तरह से एक जमाने में वो लाल गलियारे का एक पर्याय हुआ करता था, आज उसको मुक्त किया गया है। पशुपति से तिरुपति के रेड कॉरिडोर का सपना इसी दौर में सुरक्षा बलों ने तोड़ दिया है। देश के 180 नक्सल प्रभावित जिले की तादाद सिमटकर अब केवल 25 रह गई है। एक जमाना था 180 नक्सल जिले हुआ करते थे, अब 25 रह गए हैं। आंतरिक सुरक्षा के मामले में गृह मंत्रालय की इस बड़ी कामयाबी के पदचिन्ह आज झारखंड के हर इलाके में दिख रहे हैं। झारखंड में अब हर जगह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच है, नक्सलियों की कमर टूटी है। 28 साल बाद राज्य के किसी मुख्यमंत्री के लिए लातेहार के बूढ़ा पहाड़ इलाके में जाना संभव हो पाया है। 28 वर्षों के बाद लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में सीएम हेमंत सोरेन जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज वहां के निवासियों से संवाद स्थापित करेंगे और वहां जाएंगे। ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी लगातार की कोशिशों के बाद ये संभव हो पाया है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑक्टोपस ने बूढ़ा पहाड़ के नक्सली गढ़ को ध्वस्त करने में बड़ी कामयाबी पाई है। झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इलाका नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप के रूप में कुख्यात था और कहा जाता था कि वहां नक्सलियों के अलावा कोई दूसरा जा नहीं सकता है। झारखंड के साथ बिहार के सभी जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त करा दिया गया है। तो झारखंड और बिहार के तमाम जिले जो है वो नक्सल के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। सीआरपीएफ का दावा है कि रंगदारी वसूलने के लिए भले ही कुछ लोग अपने को नक्सली बता रहे हों, लेकिन इनका कोई आधार नहीं है। पिछले वर्ष बिहार में 36, छत्तीसगढ़ में 414, झारखंड में 110 और महाराष्ट्र में 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पिछले साल 578 माओवादी मुख्यधारा में वापस लौटे। तो लगातार माओवादी जो है वो मुख्यधारा में लौट रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। यूपीए के दौरान नक्सली आतंक में बड़े नेताओं के अलावा कई पुलिस अधिकारियों ने जान गंवाई थी। हम सुनते थे इस तरह की जो नक्सली कांड जो होते थे, जो घटनाएं थी वो एक के बाद हुआ करती थी। उसी दौर में नक्सली आतंक में 300 से ज्यादा सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवा दी थी।
तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा जिसको कहते हैं कि बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए। हमारे साथ में दिवाकर कुमार हमारे जो संवाददाता हैं रांची से वो जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा विनोद मिश्रा जो कि हमारे संपादकीय सलाहकार हैं वो भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, आपसे समझना चाहेंगे कितनी बड़ी कामयाबी किसी मुख्यमंत्री के लिए बूढ़ा पहाड़ तक जाना, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल जो रहे हैं लगातार उन्होंने इसके लिए कोशिश की है, कार्य योजना बनाई है, कैसे संभव हो पाया है, कितनी बड़ी सफलता? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बूढ़ा पहाड़ का टेरिटरी है ये छत्तीसगढ़ से सटता है, और ये जो बूढ़ा पहाड़ है ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के इलाके में आता है, और इसके बाएं तरफ की जो पहाड़ी है वो गढ़वा का इलाका कहलाता है, दाएं तरफ की पहाड़ी जो है वो लातेहार से घिरा हुआ है, और उसके बाद जो दाईं तरफ का इलाका है वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का इलाका है। छत्तीसगढ़ की भी जो किलोमीटर की यहाँ से दूरी है वो महज लोग पैदल 10 मिनट में यहाँ आ सकते हैं बूढ़ा पहाड़ पे, लेकिन ये पहले एक्सेसिबल नहीं था। आप सोच सकते हैं कि ये इतना सटा हुआ इलाका होने के बावजूद यहाँ पर लोग नहीं आ सकते थे, और यहाँ पर जो 3, 4, 5 घरें थी वहां पर लोग डर से भाग गए थे। यहाँ पर सिर्फ नक्सलियों को, जब मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ तो देखा हूँ कि मिट्टी के जो घर थे जिसमें कभी लोग रहते थे, उनकी कई पीढ़ियों से लोग रहते थे, जब उन लोगों से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अब जो उनके मन में डर है, जो क्योंकि देखिए कहीं भी कोई रहता है उसकी जमीन जहाँ से जुड़ी होती है, उनके दादा परदादा की जो जमीन जुड़ी होती है, उस जमीन से अगर कोई बेदखल होता है और उसके बाद जब उनको वहां पर लाने की कोशिश होती है तो निश्चित तौर पर जो खुशी होती है वो खुशी आज यहाँ पर उन लोगों के चेहरे पर दिख रही थी। और पहली बार झारखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं, और पहली बार हम कह सकते हैं, इसके पहले भी कोई, क्योंकि ये इलाका ऐसा था जहां नक्सलियों का ये गढ़ पहले से रहा है। अगर हम थोड़े नक्सली के बैकग्राउंड में जाए तो झारखंड में अगर हम पिछले कुछ सालों के अगर इतिहास की बात करें तो 2000 से ज्यादा जो लैंड माइंस बिछाए गए थे उसको सीआरपीएफ और जो झारखंड पुलिस के जवान है उसको डिडक्ट करके उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया। और बूढ़ा पहाड़ का जो इलाका है उसमें से 90% जो इलाके हैं वहां पर कहा जाता था कि नक्सलियों ने लैंड माइंस बिछा रखा था, और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि जहां पहुंचना आसान, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका था और लोगों को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया गया था। और उसके बाद नक्सलियों की जो गतिविधियां थी ये एक कोर सेंटर कहलाता था कि जब छत्तीसगढ़ का इलाका था, या जो हम कह सकते हैं कि झारखंड के जो इलाके थे मिड सेंटर, जो बहुत सारे इलाके आप अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट में, पलामू डिस्ट्रिक्ट है, चतरा जिला है, लातेहार है, गढ़वा, ये सारे जिले का एक तरीके से बूढ़ा पहाड़ पिछले कुछ दिनों से हेडक्वार्टर बन गया था, और नक्सली किसी भी घटना का जो ऑपरेटिव था वो अंजाम देने के लिए इस इलाके का इस्तेमाल करता था। जैसे आप कहते हैं कि अगर आप गिरिडीह के साइड में चले जाइए तो पारसनाथ एक इलाका है जो अभी भी थोड़ी बहुत नक्सलियों के कब्जे में है, पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। वैसे ही सारंडा जो कोल्हान में अभी पिछले 15 दिनों की बात करें तो लगातार वहां पर लैंड माइंस बिछाकर कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जिससे सीआरपीएफ के जवान, झारखंड पुलिस की जो जगुआर की टीम है वो लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये जो प्रयास है कि अब नक्सली के हौसले हैं वो झारखंड में पूरी तरह से जी, नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं झारखंड में। आप हमारे साथ बने रहिए दिवाकर, हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे समझना चाहेंगे ये जो सिर्फ झारखंड की बात ना करें बल्कि अगर ओवरऑल टोटलिटी में बात करें तो कितना बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं पिछले 7-8 वर्षों में, कैसे आया ये परिवर्तन और कितना बड़ा परिवर्तन है, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? निखिल, जैसा कि अब अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे, मुझे लगता है कि इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है। ये वही दौर था नक्सल के मूवमेंट का और नक्सल आतंक का कि आपके सामने में आपके सारी वो घटनाएं थी 2009 से लेकर आप 11-12 तक देखिए। तो तब के प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा देश में नक्सल आतंक है। और आप उसके बाद देखिए कि उसके बाद उसी समय में होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब थे, और चिदम्बरम साहब ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था। शायद आपको याद होगा कि उस ऑपरेशन ग्रीन हंट का अगर सबसे कड़ा विरोध कहीं से हुआ तो कांग्रेस पार्टी में ही हुआ। खुद दिग्विजय सिंह ने ऑपरेशन ग्रीन हंट को यह बताया था कि आदिवासियों के खिलाफ में एक बड़ा अभियान गृह मंत्रालय का और गृह मंत्री का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, इस जो इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे जिसकी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चिंता व्यक्त कर रहे थे, उसके नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऑपरेशन ग्रीन हंट इसके साथ साथ और कई ऐसे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाने की बात हुई। 180 डिस्ट्रिक्ट उस समय में नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे पूरे देश में। और आप देखिए कि उस टेरर का जो आज के आप अर्थ में देखें, कंपैरिजन करें तो 180 जो डिस्ट्रिक्ट थे जो नक्सल प्रभावित माना जाता था, वो आज सिमट के 25 डिस्ट्रिक्ट हो गया है।
आप देखिए कि बिहार और झारखंड का जब हम लोग नक्सल अटैक की खबर को हेडलाइन बनाते थे, आज पिछले कई सालों में आपको एक बूढ़ा पहाड़ छोड़ के कहीं कोई नक्सल एक्टिविटीज की कोई घटना नहीं हो गई थी। जी आज उसी बूढ़ा पहाड़ के उस जो नक्सल का ट्रेनिंग कैंप आप कह सकते हैं, जो लातेहार का वो इलाका है जो सीधे सीधे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का इलाका है, जो पूरी तरह से एक नक्सल के आतंक से प्रभावित था। तो कैसे ये संभव हो पाया विनोद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कैसे संभव हो पाया, क्या कार्य योजना रही? क्योंकि राज्य के दायरे जो है या जिसको कहते हैं पुलिसिंग के दायरे जो है वो राज्यों के लिए हो सकते हैं, लेकिन इन नक्सलियों के लिए नहीं थे। वो एक बार कोई चीज अगर उनका पीछा किया जाता था तो कभी छत्तीसगढ़ कभी झारखंड, वो उनके लिए कोई ये जो इलाके थे वो बाधा नहीं थे, बल्कि वो उनके लिए एक एसेट हुआ करते थे। लेकिन इन सारी बाधाओं को पार किया गया। निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे बड़ी जरूरत थी, और उसके लिए जो होम मिनिस्ट्री का और आपसे कह सकते हैं सीआरपीएफ का जो वहाँ काम है वो काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ मैं इसलिए कह सकता हूँ कि आप उसी दौर में देखे होंगे, सुकमा से लेके बस्तर के कई इलाकों में आपने देखा होगा कि 100 जो सीआरपीएफ के जवान एक एक नक्सली अटैक में मारे गए थे। आज वही सीआरपीएफ है जो आपके दावा आपके सामने में करते हुए दिख रहा है कि सीआरपीएफ का दावा है कि झारखंड में आप किसी इलाके में जाएंगे आपको नक्सल के कोई फुटप्रिंट नहीं मिलेंगे। और ये बूढ़ा पहाड़ जो कम से कम आप कह सकते हैं कि नक्सल का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था, उस ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त करके आज वहां के चीफ मिनिस्टर 28 साल के बाद वहां पहुंचे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो निखिल कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और पुलिसिंग का और खास करके सिक्योरिटी फोर्सेज का जो मोरल हाई कराने में ये सबसे बड़ा अभियान साबित। विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपसे समझना चाहेंगे आम लोगों का रिएक्शन। निश्चित तौर पर वो तो एक खुशी, क्योंकि मैं यहाँ पे कम से कम आज सैकड़ों लोगों से बात किया हूँ, क्योंकि सुबह जब हम लोग मुख्यमंत्री का यहाँ पर प्रोग्राम था कि आज उन्होंने यहाँ पे लाभार्थियों से संवाद किया है, उनको जो कह सकते हैं कि एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश जो हो रही थी का उन्होंने जिक्र किया। और ये सब जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब आर्मी यहाँ पर पहुंची है, सीआरपीएफ के जवान ने इस इलाके में अपना कैंप बनाया है, तो लोग इस बात पे लेकर खुश है कि वो रात में सो नहीं पाते थे। उनको डर इस बात का रहता था कि कब उनके घर पे आकर नक्सली धावा बोल देंगे और उसके बाद उनको हाथ भगा देंगे, उनके सामान लेकर चले जाएंगे। तो वो बोला उन्होंने कि पिछले 5-6 महीने से ये जो डर उनके मन में था वो डर खत्म हुआ है। और एक निखिल, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 2013-14 की बात है कि यहाँ से ही ये जो बूढ़ा पहाड़ का इलाका है, यहीं से जो नक्सलियों ने एक नई तरह की टेक्निक इजाद की थी। जब याद होगा कुछ समय उन्होंने क्या किया था कि मारने के लिए बॉडी में ही बम फिट कर दिया था सीआरपीएफ के जवान को, इस तरीके से लोगों ने मारा था और एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश किया था। लेकिन देखिए कि सीआरपीएफ के जवान डटे रहे और मुकाबला करते रहे, और आज इन्होंने पिछले 7 साल में हम कहें कि किस तरीके से एक माहौल बदला और सीआरपीएफ ने इस तरीके से यहाँ पर कब्जा किया इस इलाके पे कि नक्सली को पीछे भागना पड़ा, और जो नक्सल का ऑपरेशन था वो बिल्कुल इस इलाके में अब खत्म हो गया है। वो कहीं आसपास इक्का दुक्का घटनाएं छोड़कर, चाहे आसपास के जितने जिले हो, बिहार की टेरिटरी भी 17 से सटा हुआ इलाका है, वहां पर भी जो पहले इफेक्ट होता इस इलाके से, क्योंकि बिहार का जो औरंगाबाद और के जो इलाके थे वो भी माना जाता था कि यहीं से उसका ऑपरेशन करते थे। तो ये जो सीआरपीएफ ने यहाँ चलाया, जगुआर ने चलाया, झारखंड पुलिस ने जो लगातार अभियान चलाया, और पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ पर लोटस ऑपरेशन ऑपरेशन जो चल रहा था, उसके जरिए इन चीजों को खत्म किया गया। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा अभियान चलाया गया कई नाम से, जिस तरह से आपने बताया, और उसके बाद ये जो सफलता है वो लगातार जो एक के बाद एक कार्य योजना के साथ में जो कदम बढ़ाए गए उसकी वजह से हुई है। विनोद मिश्रा, आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े हुए थे दिवाकर कुमार रांची से, उनका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो हमारी सियासत में किस तरह से शॉर्टकट आ गया है, शॉर्टकट में उलझी सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसकी चर्चा करेंगे। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। ऐलान करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये ऐलान क्या किए हैं? मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले राज्य के बेरोजगारों को भत्ता देने का आश्वासन दिया है, और इसी वादे के साथ दरअसल कांग्रेस पार्टी 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में लौटी थी, और उसके बाद इस वादे को लागू करने में 4.5 वर्ष ले गए हैं। इस वादे को वो चुनाव से ठीक पहले पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया कि पैसे का इंतजाम कहां से होगा, इसके लिए कहां से पैसा लाया जाएगा। भवन निर्माण के मजदूरों को 50,000 रुपए अनुदान के साथ सीएम बघेल ने राज्य का खजाना फ्री बी के नाम पर खोल दिया है। फ्री बी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी चिंता जताई थी,
और साफ तौर पर कहा था कि इसमें जो सोर्स है पैसे का कि कहां से लाएंगे वो बताना चाहिए। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से अपनी घोषणा में बजट प्रावधान का जिक्र करने का अनुरोध किया था कि बजट कहां से लाएंगे उसका जिक्र करें घोषणा के दौरान। लेकिन मेघालय चुनाव में उतरी टीएमसी ने फ्रीबी के मामले में शायद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया है। अपनी घोषणा पत्र में टीएमसी ने 3 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है कि 3 लाख लोगों को चुनाव अगर जीतेंगे मेघालय में तो वहां नौकरी देंगे। पश्चिम बंगाल में लेकिन ममता सरकार इतनी नौकरियां पिछले 15 वर्षों में नहीं दे पाई है। यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन मेघालय में 21 से 40 वर्ष के लोगों को 1000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने का ऐलान किया है। तो यह समझा जा सकता है कि इसके पीछे की क्या सियासत है। मैनिफेस्टो की फ्री बी वाली लंबी लिस्ट में राज्य को 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त आय के उपाय ढूंढने होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने वही 7 गारंटी कर्नाटक में देने का भरोसा दिया है। कर्नाटक की पहली रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को उखाड़ने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है। लेकिन प्रियंका गांधी ने साथ में सिर्फ उत्साहवर्धन नहीं किया है बल्कि 300 यूनिट फ्री बिजली के अलावा महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा भी किया है। सवाल यह है कि पंजाब में 7 गारंटी के दम पर केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, लेकिन फ्री बिजली के अलावा लोगों को कुछ क्यों नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रियंका के वादे को पूरा करने के लिए स्टाफ की कटौती कर रही है। फिर ओपीएस का क्या मतलब है? ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, पैसा है नहीं, फिर दूसरे वादे कैसे पूरे होंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये लोगों को समझना होगा कि शॉर्टकट की सियासत दरअसल किस करवट बैठती है। क्या ये हानिकारक है या इसके फौरी तौर पर फायदे हैं, तो इसका आगे चलकर क्या नुकसान हो सकता है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनके साथ ही साथ हमारे 2 खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है जयराम विप्लव जी आपका। और हमारे साथ ही उसके साथ ही एडवोकेट महिमा सिंह जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट महिमा सिंह आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। विनोद जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में ये ट्रेंड किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है फ्रीबी वाली सियासत का, और इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है राज्यों के जो खजाना है उसके ऊपर, जो आर्थिक मैनेजमेंट है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है? लेकिन आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि सबसे बड़ी ये बात ये है कि ये परसेप्शन की सियासत का दौर है कि इस दौर में आप जितना परसेप्शन बनाते हैं वही परसेप्शन आपका काम करता है। और जिसका अभी उदाहरण आप हिमाचल में आपने देखा होगा। तो ऐसा ये माना जाता है या मानने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि आपको वादा करना है, वादा पूरा होना ना होना वो उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन जब आप अपनी रिपोर्ट में पढ़ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने इस फ्रीबी को लेके एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम अपना मैनिफेस्टो जारी करने और फ्रीबी जारी करने के साथ में उसका बजट भी बताना चाहिए कि वो पैसा कहां से आएगा, उसका संसाधन का उनके पास में क्या रोड मैप है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि जब हिमाचल में प्रियंका गांधी वहां इलेक्शन लीड कर रही थी और वहां उन्होंने ठीक वही वादा को उसने दोहराया जो अरविंद केजरीवाल ने वहां किया था। अब वहां पे 200 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ वहां बेरोजगारों को 1000 रुपया देने की बात है, वहां पे महिलाओं को पे पेंशन देने की बात है, वहां पे ऐसे बहुत ढेरों सारी स्कीम है। लेकिन क्या वहां पे ये ओपीएस के लोड में जिस सरकार प्रेशर में है, क्या वो दूसरे वादे को पूरा करते हुए दिख सकती है क्या? इसका उदाहरण आपके सामने में पंजाब है कि आप पंजाब की हालत देखिए। मौजूदा हालत में पंजाब के 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। अगर पंजाब के पास 3 लाख करोड़ का कर्ज है तो उसके हिसाब से अगर पंजाब में जो 7 गारंटी केजरीवाल का है, अगर उसको पूरा करते हुए देखे तो कम से कम 9 लाख करोड़ का उसको अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन उनके पास में हुआ क्या? क्या वो महिलाओं को जो उन्होंने का वादा था कि 1000 रुपया हम पर महीना देंगे, वो अभी तक दे पाए? क्या वो अभी तक जो जीरो बजट की बात वो कर रहे थे, बिजली की बजट की बात कर रहे थे, उसको वो जोड़ के क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो 10,000 करोड़ रुपया हर साल डिफिसिट में जा रहा है उसको वो बाढ़ पाए? अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये शॉर्टकट की सियासत जो है वो हानिकारक है। जी निश्चित तौर पर। तो इस पर बाकी अपने दोनों खास मेहमानों को जोड़ते हैं। महिमा सिंह, आपके पास सबसे पहले आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब बात ये हो रही है बार बार कि बजट कहाँ से लाएंगे, कोई योजना का अगर ऐलान करे तो, और जिस तरह से आपने अभी सुना भी और जो हमारी खबर है उसमें भी ये बात बताई गई कि चुनाव आयोग तक ने कहा है कि भाई जो संसाधन कहाँ से जुटाएंगे
उसकी घोषणा की जानी चाहिए। उसके बाद ये जो फ्री बी वाला जो पूरा एक तरह से मामला है वो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने जैसा नहीं दिखता है? आपको नहीं लगता कि आप सोर्स नहीं बता रहे हैं और एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं, 4.5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर आप वादे को अमल में लाने की कोशिश करते हैं? निखिल जी नमस्कार। और ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है बरगलाने जैसा है, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं इसमें। और आपकी जो आपने खबर शुरू में बताई, जो आपने स्टोरी बताई, उसी कड़ी में जोड़ दूं कि ये बरगलाने की जो पराकाष्ठा हमने गुजरात में देखी उसका जिक्र नहीं मिला आपकी रिपोर्ट के अंदर। उसमें चाहे इलेक्ट्रिकल स्कूटी का वायदा हो महिलाओं से, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वायदा हो, या उसमें SC ST OBC के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलने पर 50,000 का वन टाइम इंसेंटिव देने का वायदा हो, या फिर छात्राओं को साइकिल देने का वायदा हो, जिसकी अभी तक कोई पुष्टि भी नहीं हुई है सरकार वहां आने के बाद। मुझे लगता है 2 महीने होने को आ रहे हैं, 2 महीने से ऊपर ही होने को जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल में आपने हिमाचल का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि वहां ला तो रहे हैं लेकिन कटौती कर रहे हैं। मुझे खुशी होती दूरदर्शन जैसा चैनल, जिसको गांव सुदूर कोने तक भी लोग देखते हैं, वो एक संतुलित तरीके से सभी राज्यों का विश्लेषण करता। और ये जो बातें मुझे बतानी पड़ी वो आप बताते। इसीलिए मैडम, इसीलिए आपको बैठाया है, इसीलिए दरअसल आपको लेकर आए हैं कि अगर कहीं कोई बात रह गई हो तो आप बिल्कुल बताएं और इसका जवाब जो बीजेपी के सज्जन बैठे हैं वो देंगे। जी हिमाचल में मैं क्या मैडम से एक सवाल पूछ सकता हूं? निखिल जी हिमाचल पहले आप विनोद जी पहले एडवोकेट महिमा सिंह को पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपके पास शुक्रिया। तो देखिए, हिमाचल के अंदर हमने जो गारंटी दी थी, 10 गारंटियों की बात की थी, और उसी में ओल्ड पेंशन स्कीम जो सबसे पहला हमारा जो वायदा लोगों को बहुत पसंद आया, जिसने भाजपा के वोट शेयर को 5% गिरा दिया वहां पर, उसमें हमने आते ही उसकी घोषणा की है और उसकी तरफ कार्य जारी है और उसे वापस लाया जा चुका है उस स्कीम को। उसके अलावा महिलाओं को जो हमने आर्थिक गारंटी की बात की थी, उस पर कमेटी का गठन किया जा चुका है। 1 महीने में रिपोर्ट तैयार होगी और उसको भी वहां पर उसका अनुपालन कर लिया जाएगा। लेकिन आप जो भी बातें कर रहे हैं निखिल जी, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने पिछले 75 साल के अंदर इस देश को न सिर्फ गरीबी से निकाला, जिसमें से बहुत सारे लोगों को कोविड में इस सरकार ने, मौजूदा मोदी सरकार ने वापस पहुंचा दिया है गरीबी के अंदर। सिर्फ 80% लोग। लेकिन आपके जवाब में अभी भी ये बात सामने आई नहीं महिमा सिंह कि आप ना बजट कहां से लाएंगे। दरअसल सवाल वहीं से शुरू हुआ था। हमने तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। आपको मौका देंगे बोलने का। आप जरूर बताइएगा कि जो चुनाव आयोग ने कहा है कि जब आप घोषणा करें तो साथ साथ बताएं कि बजट कहां से लेकर आएंगे। विनोद जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? उसके बाद मैं जयराम विप्लव के पास जाऊंगा। मैं बात पूरी कर दूं अपनी। मैडम आप जरा सुन लीजिए 1 मिनट। आपने अभी कहा हिमाचल का जिक्र किया, मैं आपको कल की ही घटना बता रहा हूं कि वहां पे जो 500 ऑफिसेज थे, जो रीजनल पे लेवल पे ऑफिसेज खोले गए थे जयराम ठाकुर के रीजन में, और उसका काम था कि जो डेवलपमेंट का वर्क है वो उसको रीजनल लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे उसको ले जाने का। आपने एक झटके में कैबिनेट ने सारे उसके पूरे 500 ऑफिस को, नए ऑफिसेज को आपने बंद कर दिया। तो बंद करने के पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि जब सेक्रेटेरिएट वहां काम कर रहा है तो ये छोटे छोटे ऑफिसों की क्या जरूरत है, आपको स्टाफ नहीं चाहिए। लेकिन आपको ओपीएस करना है, वो इसलिए करना है कि ओपीएस में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका फाइनेंशियल बर्डन आपका बढ़ने वाला है। ये आने वाला जो अगले 5 साल के बाद जो सरकार आएगी उसको आपकी भरपाई करनी पड़ेगी आपके इस ओपीएस को। इस 5 साल में आपका रिटायरमेंट का कोई इतना बड़ा ये बजट नहीं होगा जिसको देने के लिए गवर्नमेंट को संसाधन जुटाने पड़ेंगे। वो सिर्फ वादे ही करते। चलिए उत्तर ले लेते हैं विनोद जी। उत्तर दे देती हूँ। उत्तर ले लेते हैं विनोद जी। आप हिमाचल में ये छोटे छोटे ऑफिसेज की बात कर रहे हैं, मैं तो हरियाणा के स्कूलों की भी बात कर रही हूँ। हरियाणा में शिक्षकों पर, आंगनबाड़ी वर्कर्स पर किस तरह से आघात करती है भाजपा सरकार जेजेपी के साथ मिलकर के, या ऐसे और बहुत से प्रदेशों के अंदर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। विनोद जी, क्या बात कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य का नुकसान हिमाचल पे आइए ना, हरियाणा पे चले जा रहे हैं। हम हिमाचल पे भी आएंगे पर आप गुजरात पर भी आइए। असल में two wrongs does not make one right। इसलिए इसमें नहीं जाएंगे फिलहाल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जयराम विप्लव जी को भी उत्तर दीजिए अभी सही। जयराम विप्लव जी को भी इस चर्चा में जोड़ना चाह रहा हूं। जयराम विप्लव जी, महिमा जी को अभी आपने सुना, वो कह रही हैं कि बीजेपी ने भी बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से केजरीवाल चल रहे हैं या कांग्रेस खुद एक के बाद एक वादे कर रही है, उस तरह से गुजरात में आपने भी वादे किए थे। और सब यहां पर कम से कम जो सारी राजनीतिक दल हैं उनके मुताबिक वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भारत
सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, वो जन कल्याणकारी सरकार, वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट के तहत हमारे यहाँ काम होता है। और उसमें जब लक्षित समूह को ध्यान में रख के कोई योजना बनाई जाती है, लोगों के सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके शैक्षिक विकास के लिए जब काम होता है, तो उसको अलग आप देखेंगे। और बाकी चुनावी वायदों के तहत आप फ्रीबी की घोषणा कर दे और उसके बाद जब आप 5 साल सरकार में हो तो उस पर कोई काम ना करें। मुझे अच्छे से याद है छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी करते समय सारे नेता गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा रहे थे कि हम पहले 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी ऐसी घोषणाएं थी, नहीं हुई। यही कारण था कि जब सरकार वहां बदली और जितने जगह उपचुनाव हुए कांग्रेस का सफाया हो गया, लोगों ने कांग्रेस को नहीं चुना। राजस्थान की भी कमोबेश वही स्थिति है और बाकी चीजों में तो राजस्थान में इतना जनाक्रोश है कि इनकी सरकार तो वहां से ऐसे ही जा रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है। आखिर आप वायदा कर दें और वायदा पूरा नहीं करें, सवाल सबसे बड़ा ये है। दूसरी तरफ आप ऐसी स्कीम लेकर के आ जाए कि आप एक तरफ बात तो करें नौकरियों की, दूसरी तरफ आप छटनी करने लग जाए, तो जनता इन सारी चीजों को देख करके निर्णय देती है। दूसरा, झूठ परोसना कांग्रेस पार्टी का पुराना काम है। अभी गुजरात चुनाव के दौरान भी इन्होंने ये झूठ फैलाने की कोशिश की थी कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जबकि आरटीआई इन्हीं के द्वारा लगाई गई तो सच्चाई सामने आई कि केवल 78 ऐसे स्कूल थे जिनका कि मर्जर हुआ था और कुछ उत्क्रमित हुए थे। तो ये सारी चीजें जनता देखती है, लेकिन आप केवल चुनावी घोषणाओं के लिए कर दे, अपने स्टेट के बजट का ध्यान नहीं रख के पैसा कहां से लाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं हो। और पंजाब की हालत का बखूबी आप लोग जिक्र किए, वहां के मुख्यमंत्री तो सरकार बनने के साथ ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, हमको विशेष ग्रांट दे दीजिए क्योंकि हमको अपनी फ्रीबी योजनाओं को पूरा करना है। तो आज दिल्ली की क्या स्थिति है, पंजाब जयराम जी, दरअसल आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी घोषणाएं हैं और जो कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उनमें फर्क क्या है? कैसे आप कहेंगे कि आपका डिफरेंस है, उनका अलग है, आपका अलग है? अब मैं बताता हूँ। जैसे अभी ये बार बार कहते हैं कि गरीबी की हालत में पहुंचा दिया गया लोगों को, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। तो ये अनाज 2014 से हमारी सरकार है ना, ये अनाज कब मिलना शुरू हुआ? जब कोविड की पैंडेमिक आई और पैंडेमिक में क्या हम महामारी के दौरान मानवीय कर्तव्यों को भूल जाए? आज ये विशेष सहायता के रूप में है। जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह चली जाएंगी। देश के लोगों को भी शौक नहीं है कि सरकार के ऊपर बोझ बने रहे। आज भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत काम कर रही है, लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ ये लोगों को आश्रित बनाने पर जुड़े हुए कि सरकार के ऊपर आश्रित बन जाइए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हमारी चलती रहेगी, आप हमसे कुछ फ्री ले लीजिए और बदले में वोट देते रहिए। तो चुनाव आयोग ने भी जो निर्णय दिया उसको सख्ती से पालन कराना चाहिए, इनको बताना चाहिए रोड मैप क्या है। चलिए महिमा जी से जवाब ले लेते हैं। महिमा जी, अपनी जवाब में ये बात जरूर जोड़िएगा कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर जो चुनाव आयोग की जो सलाह थी उसको क्या लागू नहीं किया जाना चाहिए? सिर्फ आप ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों को मुझे लगता है लागू करना चाहिए। देखिए, मैं जब पहली बात कह रही थी मैं 75 साल की बात करने जा रही थी, लेकिन तभी चर्चा किसी और दिशा में चली गई। पिछले 75 वर्ष के अंदर इस देश को सबसे मजबूत कानून जो दिए गए, फूड सिक्योरिटी बिल दिया गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया गया, चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट रहा या वो मनरेगा रहा हो, जिसमें एक आय की जो नियमितता रहती है, जो कंफर्मेशन रहती है कि इतना उनको गारंटी मिलेगा ही मिलेगा, वो सब कानून कांग्रेस के द्वारा लाए गए और वो विजन था कांग्रेस का। और आप उठा करके देख लें 1947 से लेके आज तक के इतिहास को कि कांग्रेस वायदा करती गई और उसे पूरा करती चली गई। अभी हमने भाजपा के प्रवक्ता की जब बातें सुनी ना तो बड़ी वेग बातें, बिल्कुल कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं। वो एक भी मैंने जो वायदे गिनाए अभी गुजरात, अभी क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुआ है और ये जीते हैं और बड़े उस पर प्रफुल्लित हैं, वो गुजरात का चुनाव है जिसमें एक बार फिर हमने देखा कि चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश की न सिर्फ अनदेखी हुई, बहुत बड़े स्तर पर अनदेखी हुई। मैंने तो आपको लगता है कि ये सभी को फॉलो करना चाहिए इसी तरह के? सभी को करना। देखिए, गुजरात में चुनाव के दौरान मैंने तो एक गारंटी बताई ना, उसमें से एक भी पूरी हुई क्या? हिमाचल में आते ही हमने एक गारंटी। तो ये सवाल तो फिर आपके ऊपर भी उठेगा, 4.5 वर्ष हो गए, गारंटी तो आपने भी नहीं पूरी की। अब जब चुनावों में जाना हुआ तो छत्तीसगढ़ का उदाहरण सामने है।
ये तो 2014 में जब आए थे सत्ता में, ये 15 लाख का वायदा लेकर के आए थे। ये 15 लाख का वायदा कहीं नहीं था। मैं इस चर्चा पे नहीं जाना चाहूंगा। 15 लाख का वायदा देखिए, ये 15 लाख का वायदा कहीं नहीं था। 15 लाख का वायदा एक वीडियो आप दिखा नहीं सकती। मैं उसको डिफेंड करने के लिए नहीं हूं, लेकिन आप उस चर्चा को 15 लाख की बात करके कहीं और मोड़ेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए लेट्स बी ऑन द डिबेट। आप जो है 2 करोड़ नहीं, आप जो है लेट्स बी ऑन द डिबेट। एक काम करते हैं, आप बताइए कि आपका एक जो सीधा सवाल है उसका जवाब दे दीजिए कि क्या जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उनका सोर्स कहां से होगा, बजट का संसाधन क्या होगा, वो बताने सभी दलों को बताना चाहिए, कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि नहीं? निखिल जी, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हूं, आपके शो में आमंत्रित किया गया है, मुझे मेरी बात रखने दें, मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश न करें। नहीं, मैं कोई शब्द नहीं डाल रहा हूं, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं। और सवाल मैं पूछूंगा, आपको अगर अच्छा ना लगता हो तो आप बता दीजिए, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। अब आप देखिए, जो सवाल आपसे पूछा गया महिमा जी, उसका जवाब अभी तक आपने अंत तक नहीं दिया। मैंने पूछा महिमा जी सुन तो लीजिए। मैंने पूछा कि क्या ये जो घोषणा पत्र है उसके साथ ही साथ जब आप वादा कर रहे हैं तो क्या ये बताना ठीक नहीं होगा कि इसका संसाधन कैसे लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे? और ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, सभी पार्टियों के लिए। तो आपकी बात से शुरू से इत्तेफाक रखा है, और मैं क्योंकि इस समय डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि ये सरकार भी उसकी जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी। और हम कांग्रेस तो हमेशा रिसर्चर्स की बात करती है, एक्सपर्ट्स की बात करती है, हार्वर्ड और हार्डवर्क दोनों की बात करती है। हम प्रधानमंत्री की तरह से हार्वर्ड सर बात की, वही तो मैं कह रहा हूं, बात की आपने बताया कहां? वही तो पूछा जा रहा है कि आप अपनी बात करिए, जयराम विप्लव बैठे हैं, उनसे उनका जवाब ले लेंगे। आप अपनी बात बताइए कि इस पे बताया जाना चाहिए था, ये चूक है क्या? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि हमें याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है कि विपक्ष में बैठ के हमारा कार्य है इंगित करना कि सरकार नहीं, देखिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका काम इंगित करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ जब आप चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं राजनीतिक दल के हैसियत से, तो आपके ऊपर कुछ कानून लागू होंगे। सर आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठाते रहेंगे। सभी के ऊपर होते हैं जी, बिल्कुल सभी के ऊपर होते हैं। उनके ऊपर भी होते हैं जो अपराध में भागीदार होकर मंत्री बने रहते हैं। मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप यदि बात करेंगे कानून लागू होने की, मे यू एवर बी सो हाई, द लॉ इज अबव यू। हम कांग्रेस के अंदर, इस संविधान के अंदर विश्वास रखते हैं। हमारे पास हम जो वायदा करते हैं उसकी बाकायदा रिसर्च मौजूद होती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ विपक्ष की पार्टियों को टारगेट कर लेंगे और कहेंगे जी आप सोर्स बताइए। और गुजरात नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जयराम विप्लव जी बैठे हुए हैं, उनसे जवाब ले रहे हैं, उनसे सवाल पूछा मैंने और आपसे सवाल पूछा जा रहा है, उसके बाद उनका नंबर है। जवाब मिला नहीं। इतनी लंबी फहरिस्त है गुजरात के चुनाव की। जवाब आपने भी नहीं दिया, दरअसल जवाब आपने भी नहीं दिया, जवाब आपने भी नहीं दिया, और जवाब आपने भी नहीं दिया। जयराम विप्लव के पास आते हैं, जवाब आपने भी नहीं दिया। जयराम विप्लव जी, यही सवाल आपसे, क्या बजट का प्रावधान बताया जाना चाहिए कि नहीं? गुजरात और हिमाचल को चलिए आप महिमा जी, आप मुझे लग रहा है आप जो डिबेट है उसको डिरेल कर रही हैं। ना मुझे ऐसा लग रहा है आप डिबेट को डिरेल कर रही हैं। मैं एक बार जयराम विप्लव जी के पास जाऊंगा। जयराम विप्लव जी का दर्द मैं बखूबी समझता हूँ, लेकिन इन्होंने 75 वर्षों की चर्चा की, बहुत सारी उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन उसी में उपलब्धि में स्वयं प्रधानमंत्री को कोट कर देता हूँ। इनके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, कहते थे कि सरकारी योजनाओं का जो पैसा हम भेजते हैं वेलफेयर स्कीम के तहत, 1 रुपये में 85 पैसे दलालों की भेंट चढ़ जाते हैं। आज मनरेगा में गरीबों के खाते से पैसे निकाल लिए जाते थे और उनको कुछ रुपये मेहताना मिल जाता था। आज वो सारी चीजें डीबीटी के माध्यम से बंद हुई है। आधार के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से ये जो टैप था उसको बंद किया गया है। तो पहले से बहुत अधिक अच्छे तरीके से वेलफेयर स्कीम नीचे पहुंच रही है। जितने घर इन्होंने 70 वर्षों में नहीं बनाया, उससे तिगुना घर भारत सरकार ने बना के दे दिया। चलिए फिर हम डिटेल हो जाएंगे चर्चा से। हम इस चर्चा को विराम देंगे, लेकिन पहले विनोद मिश्रा के पास जाएंगे। जयराम विप्लव जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि आपको लगता है कि जब राजनीतिक दल दाएं बाएं जा रहे हैं और तमाम सलाह दी जा रही है चुनाव आयोग के तरफ से, उसके बावजूद जो बजट का प्रावधान है वो नहीं बताएंगे, एक के बाद एक फ्रीबी जैसे वादे किए जाएंगे, कुछ कानून लाने की जरूरत है और जनता को जागरूक होने की भी जरूरत है, क्या कहेंगे आप?
निखिल, देखिए, कानून के मामले में थोड़ा से अड़चन तो इस मामले में लेके है इलेक्शन कमीशन के सामने भी व्यवस्था, क्योंकि ये मैनिफेस्टो जो है पॉलिटिकल पार्टीज का अपना होता है और पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें अपना क्या रखते हैं और जनता के बीच वो किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, उसमें उनको विवेक के ढूंढने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ये इस तरह से कोई ऐसा सर्कुलर नहीं दे सकता कि भाई आप ये मुद्दे लेके नहीं जाएंगे और ये मुद्दे लेके आप जाएंगे। अब जैसे सपोज कीजिए, आप ये पूछने वाली चीज है कि ये लोग जानते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में 15 साल से ज्यादा से टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी लीड कर रही हैं और आज ममता बनर्जी अपने पार्टी को एक्सपैंड करते करते हुए मेघालय पहुंची है, कभी त्रिपुरा पहुंची है और जो हर पॉलिटिकल पार्टी का एम्बिशन होता है। तो अब ये सवाल तो ये है कि अगर टीएमसी इतना ही सक्षम पार्टी है या सरकार बंगाल में चलाई है जो वो दावा मेघालय में लोगों को देखते हुए देती है, तो वो उन सारे वादों को और उन सब चीजों को बंगाल में क्यों नहीं लागू किया गया? फिर ये तो जनता के समझने की बात है, फिर तो जनता यही मैं कह रहा हूं, समझने की बात, जनता को ये समझने पड़ेगा। हमारे पास वक्त इतना ही है जी, हमारे पास वक्त इतना ही है, हम चर्चा को विराम देंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, एडवोकेट महिमा सिंह आपका शुक्रिया, जयराम विप्लव जी शुक्रिया और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां से बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान यानी भारत जोड़ो यात्रा, ये तमाम सियासत इसके पीछे लगातार एक बार चलने लगी है और राहुल गांधी की इसको मोहब्बत की दुकान बताते हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा को। और ये जम्मू कश्मीर में पहुंची हुई है, जम्मू कश्मीर में ही इसका समापन होना है। इस यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में हो रहा है और उसके लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और उसमें इन्विटेशंस भी एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों को। कांग्रेस द्वारा यात्रा के समापन के अवसर पर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को बुलावा भेजा गया है और इस यात्रा के दौरान जहां जहां राज्य से यात्रा गुजरी है वहां पर भी तमाम राजनीतिक दलों को इन्विटेशंस भेजे गए थे, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इससे दूरी बनाई। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से जेडीयू ने दूरी बना ली है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल वो नहीं हो सकते हैं और उसके पीछे की वजह बताई है और उसके पीछे की वजह जो बताई है वो बताया है कि नागालैंड में चुनाव प्रचार हो रहा है और उसका हवाला दिया है और कहा है कि 30 जनवरी को चुनाव प्रचार में व्यस्तता की वजह से यात्रा में शामिल होना संभव नहीं है। जेडीयू की तरफ से कांग्रेस का निमंत्रण ठुकराया जाना विपक्षी दलों की एकता की मुहिम को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही जिसमें कांग्रेस और जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता ठुकराने वाले दलों में पूर्व सहयोगी समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है। इस बार भी समापन कार्यक्रम में शामिल होने के निमंत्रण पर सपा बसपा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते विपक्षी और सहयोगी दल के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल इस यात्रा को कांग्रेस की व्यापक विपक्ष का रंग देने की एक कोशिश मानने लगे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हमारे साथ कुमार आलोक हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। कुमार आलोक, क्या आपको लगता है कि क्या प्रमुख वजह है कि जो एक के बाद एक विपक्षी दल है वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कभी शुभकामना देकर के अलग हो जाते हैं लेकिन यात्रा में जुड़ नहीं रहे? देखिए, अब कुछ दिनों पहले तेलंगाना में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विपक्ष की एक रैली बुलाई, विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया था। उसमें अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे थे, टीएमसी के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे थे और अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। उसके बाद से जब महागठबंधन बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए तो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ये दिखलाना चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य विरोधी पार्टी है वो कांग्रेस ही है, रीजनल पार्टीज के नेता नहीं है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार के दल ने, जो ललन सिंह है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। उधर ममता बनर्जी की अपनी अलग ख्वाहिश है और यही इसी ख्वाहिश को आप अगर जोड़ के देखें आप तो बंगाल से वो गोवा गई चुनाव लड़ने, गोवा के बाद फिर वो त्रिपुरा की तैयारी कर रही है, मेघालय की तैयारी कर रही है। तो एक राष्ट्रीय छवि देने की कोशिश उधर केसीआर भी कर रहे हैं तेलंगाना में। तो जिस तरीके से यात्रा को लेकर के नीतीश कुमार के दल ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ललन सिंह ने साफ कहा है कि वो नागालैंड के चुनाव में व्यस्त है और 30 तारीख को उनकी वहां पर रैली है।
अब आप समझ सकते हैं कि जदयू जेडीयू की नागालैंड में क्या उनका रूट है, क्या उनका जड़ है। तो ये बहाना बनाने की कोशिश की गई कि उन्होंने शुभकामनाएं भी दी, शुभकामनाएं तो मायावती ने भी दी, अखिलेश यादव ने भी दी। इसके अलावा एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि सीताराम येचुरी जो सीपीएम के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी उस यात्रा, उनको भी 24 दलों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन एक एक करके सबों ने दूरी बनाई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब सीपीआई के जो डी राजा है, शायद वो उस जो रैली होगी 30 तारीख को, उसमें उन्होंने शामिल होने के संकेत दिए हैं। इसी तरीके से अभी आरजेडी ने भी अपना रुख इख्तियार नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में बिहार की सरकार चल रही है, तो महागठबंधन का कांग्रेस भी एक दल है, आरजेडी है और जेडीयू है, और इससे एक साथ होने के बावजूद तीनों दलों ने, वामपंथी दल हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू ने तो जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार आलोक। और अब वक्त है देश हित का। बात आपके देश के जो आन बान शान की, जिस तरह से गणतंत्र दिवस परेड में आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो रणबांकुरे थे उन्होंने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया, तो साथ ही साथ जो हमारे वायुसेना के जांबाज थे उन्होंने भी अपनी जो वीरता था उसका प्रदर्शन किया और आसमान में राफेल गरजे। और सबसे खास बात है कि जो कॉकपिट से जो वीडियोस थे वे बेहद खास रहे। आपको हम उन्हीं वीडियोस के साथ छोड़े जाएंगे, आप देखिए और निश्चित तौर पर देश पर गर्व कीजिए। मुलाकात होगी कल। नमस्कार। आकाश की ओर यहां से वायुसेना का फ्लाई पास्ट Naval Formation, Airborne Early Warning and Control Viman. On all Republic Days, and here we have celebration to have true meaning. Its reasons need to be lived collectively. गूंजता हुआ आकाश, Fully